कोरोना मास्क बनाने वाले की सफलता। चमनलाल की डूंगरपुर गांव में एक छोटी सी टेलरिंग शॉप थी। वे बहुत अच्छे कारीगर होने के साथ साथ एक साफ दिल के इंसान थे और लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। डूंगरपुर और आसपास के गांवों में लोग उनकी काफ़ी तारीफ करते थे, लेकिन अपने सीधेपन के कारण वो अधिक काम नहीं कर पाते थे। उनका बेटा हमेशा उन्हें टोकता रहता था, क्या पापा आप भी, आपके सीधेपन की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। बेटा, यही तो मेरी पूंजी है। लोगों के पास अगर धन दौलत है तो मेरे पास संतुष्टि है। कोरोना महामारी फैलने के बाद उनका टेलरिंग शॉप लगभग बंद हो गया था। लॉकडाउन के चलते कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सभी लोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। चमनलाल भी इस महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देना चाहते थे। तभी एक दिन उनके मन में एक विचार आता है। वे अपनी सिलाई मशीन लेकर घर आ जाते हैं और पुराने कपड़ों से 3 लेयर वाला मास्क बनाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन वो 50 मास्क बनाकर गांव की पंचायत में जाते हैं, जहां सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे। मुखिया जी नमस्कार, देखिए मैंने कुछ मास्क तैयार किए हैं जो मैं लोगों के सेवार्थ मुफ्त देना चाहता हूँ। हाँ चमनलाल जी, आइए ये मास्क डॉक्टर साहब को दिखाइए। वहाँ बैठे डॉक्टर साहब चमनलाल द्वारा बनाए मास्क देखकर कहते हैं, अरे वाह चमनलाल जी, आपने तो बहुत बढ़िया मास्क बनाए हैं। ये तो कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए एकदम काबिल हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब चमनलाल जी रात में मास्क बनाते हैं और दिन में उन्हें आसपास के गांव में लोगों को बांटते हैं। चमनलाल द्वारा बनाए मास्क की अब सभी लोगों में चर्चा होने लगती है। एक दिन जब कोरोना से लड़ने के लिए जिला स्तरीय बैठक हो रही थी, तभी वहां पर मास्क की कमी के बारे में चिंता जताई गई। यह सुनकर डूंगरपुर के डॉक्टर साहब ने कहा, जनाब मैं आपको ये मास्क दिखाना चाहता हूँ। ये मास्क डूंगरपुर के एक आम टेलर चमनलाल द्वारा बनाए गए हैं और ये हमारे सभी पायदानों पर खरे उतरते हैं। अगर आप कहे तो मैं उन्हें मास्क बनाने के लिए कह सकता हूँ। सभी अधिकारी वो मास्क देखते हैं और जिलाधीश महोदय निर्णय देते हैं, डॉक्टर साहब ये मास्क हमारे पायदानों पर खरे उतरते हैं, तो क्या आप चमनलाल से हमारे लिए मास्क बनाने को कह सकते हैं? हम इसके लिए उन्हें कीमत अदा करेंगे। सरकार की तरफ से उन्हें पैसा दिया जाएगा। डॉक्टर गांव आकर चमनलाल से कहते हैं, चमनलाल जी ये लीजिए सरकार की तरफ से एडवांस का चेक। अब आपको सरकार की तरफ से मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब चमनलाल अपने सभी कारीगरों को बुला लेते हैं और सभी नियमों का पालन करते हुए मास्क बनाने में जुट जाते हैं। इस तरह से उन्हें रोजगार मिल जाता है। अब चमनलाल का बेटा भी इस काम में उनकी सहायता करने लगता है। लेकिन चमनलाल जरूरतमंदों को मुफ्त में मास्क बांटना नहीं छोड़ते और इस तरह से सेवा भाव द्वारा किया गया काम अब उनके रोजगार का साधन बन चुका था। लालची पेट्रोल पंप वाला। चंदू एक पेट्रोल पंप में मैनेजर था। वो बहुत ही लालची था। वो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को हमेशा बेईमानी करना सिखाता था। अरे तुम लोग कब मानोगे, पूरा पेट्रोल दोगे तो क्या बचाओगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेट्रोल कैसे कम डाला जाता है। और अगर किसी ग्राहक को पता चल जाता कि पेट्रोल कम डाला जा रहा है तो वो अपने कर्मचारियों को ग्राहक के सामने डांट देता था। अरे तुम लोग क्या करते हो, पेट्रोल कम क्यों डालते हो, पूरा पेट्रोल डाला करो, पंप की बदनामी कराओगे क्या, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और बाद में उन्हीं कर्मचारियों से माफ़ी मांगता था। अरे देखो करमू, ग्राहकों के सामने ऐसा करना ही पड़ता है, लेकिन तुम लोग अपना टांका लगाते ही रहो। कम पेट्रोल डालो, खुद भी कमाओ और मुझे भी कमाने दो। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा और अब लोगों ने पेट्रोल पंप की शिकायत पेट्रोल पंप के ऑफिसर्स को करनी शुरू कर दी। और जब भी पेट्रोल पंप के ऑफिसर्स वहां छापा मारने आते, चंदू को पहले से ही पता चल जाता था और वो सारी मशीनरी ठीक कर देता था और सही पेट्रोल डालकर हमेशा बच जाता था। अरे पेट्रोल तो बिल्कुल सही डला है, पता नहीं क्यों लोग शिकायत करते हैं। अरे साहब, यहाँ के लोग हैं, जलते हैं मुझसे, इसीलिए मेरी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वो फिर से बेईमानी शुरू कर देता था। लगातार मिलती शिकायतों से पेट्रोल पंप के हेड ऑफिस से रवि नाम का एक ऑफिसर उसकी छानबीन करने आया। रवि एक गरीब युवक का भेष धरकर चंदू के पास नौकरी के लिए आया। साहब मुझे कोई नौकरी दे दीजिए,
मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, आप यहाँ कुछ भी काम मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, सफाई का काम करेगा यहाँ? हाँ साहब, कोई भी काम दे दीजिए। और रवि पेट्रोल पंप पे सफाई का काम करने लगता है और धीरे धीरे चंदू और उसके कर्मचारियों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करता है। सारे सबूत इकट्ठा हो जाने पर वो एक दिन अपने ऑफिसर के वेश में आकर वहाँ छापा मारता है। चंदू रवि के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। अरे साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नहीं चंदू, तुमने यहाँ लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है, तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जितना पैसा तुमने गलत ढंग से कमाया है वो सारा वसूल किया जाएगा। और चंदू को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसकी सारी काली कमाई को जमा कर लेती है। बाकी सभी कर्मचारी रवि से माफ़ी मांगते हैं। रवि उन्हें ईमानदारी से काम करने की सलाह देकर छोड़ देता है और पेट्रोल पंप पे एक नया मैनेजर नियुक्त किया जाता है। और अब लोगों को पेट्रोल पंप से कोई शिकायत नहीं होती, सबको पूरा पेट्रोल मिलता है। छोटा ऑटो वाला। कासमपुर गांव में जीरो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बौना था, लेकिन जीरो ऑटो चलाने में बहुत अच्छा था। वो ऑटो चलाकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन बौना होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन जीरो और उसके पिता भोला मंदिर गए। जीरो के हाथ मंदिर की घंटी तक नहीं पहुंच रहे थे। तब उसके पिताजी ने उसे उठाकर मंदिर की घंटी बजवाई। जीरो ने उदास होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे परिवार में सभी लंबे हैं, तो मैं क्यों छोटा रह गया? बेटा, तुम बौने हो तो क्या हुआ, हम बड़े खुश नसीब हैं, तुम ऑटो चलाकर हम सबका पेट पालते हो। लेकिन पिताजी, इतना कमाने का क्या फ़ायदा, मुझसे कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है। चिंता मत करो बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। एक दिन जीरो शादी के बिचौलिए सोहनलाल से मिलता है। सोहनलाल उससे उसकी लेटेस्ट फ़ोटो मांगता है। अरे सोहनलाल जी, फ़ोटो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अब ऑटो के सामने मेरी फ़ोटो खींच लीजिए। देखो बेटा जीरो, अगर तुम बड़े ऑटो के सामने फ़ोटो खिंचवाओगे तो और छोटे दिखोगे। एक काम करो, वो छोटा ऑटो है ना, उसके सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लो, दिखने में बड़े लगोगे, कोई भी लड़की हाँ कर देगी। लेकिन सोहनलाल जी, ये तो धोखा होगा ना उस लड़की के साथ। अरे तो क्या हो गया, फ़ोटो में एक बार हाँ करने दो, फिर तुम्हें मैं दिखा दूंगा उस लड़की को। जीरो सोहनलाल की बात मान लेता है। सोहनलाल जीरो को लेकर रमाशंकर नामक एक व्यक्ति के पास जाता है और उन्हें उसकी फ़ोटो दिखाता है। रमाशंकर फ़ोटो देखकर जीरो को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेता है और सोहनलाल से लड़का दिखाने के लिए कहता है। हाँ रमाशंकर जी, मैं लड़के को साथ लेकर आया हूँ। जीरो बेटा, जरा सामने तो आना। रमाशंकर जीरो को देखकर गुस्से हो जाता है। सोहनलाल, ये तो बोना है, तुमने मुझसे झूठ कहा। अरे रमाशंकर जी, बोना है तो क्या हुआ, बहुत अच्छे पैसे कमाता है और दिल का बहुत अच्छा है। तभी वहाँ गली का एक बदमाश लड़का आता है और रिश्ते की बात सुनकर रमाशंकर की बेटी सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? यह सुनकर सुमन कहती है, मैंने कहा ना, तुम मुझे पसंद नहीं हो, जाओ यहाँ से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हें अभी उठा कर ले जाऊंगा। यह सब देखकर जीरो कहता है, अरे भाई साहब रुकिए, आप ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं इनको? ये आपसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या जबरदस्ती है? अबे ठींगे, तू मुझे समझाएगा, तू मुझे रोकेगा, भाग यहाँ से। यह सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वह एक छलांग लगाकर उस गुंडे के गर्दन से लिपट जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है और उसे नीचे गिरा देता है। मार खाकर वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। चलिए सोहनलाल जी, यहाँ से चलते हैं, हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी अब। जीरो को ज्यादा देख सुमन अपने पिता से कहती है, पिताजी, इन्होंने उस परिवार की रक्षा की है जिन्होंने उनका अपमान किया, तो सोचो ये मेरी कितनी रक्षा करेंगे। मैं इन्हीं से शादी करूंगी पिताजी। और फिर दोनों परिवारों की मर्जी से सुमन और जीरो की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलीकॉप्टर रिपेयर वाला। मुंशी राम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। वो एक बड़ी कंपनी में हेलीकॉप्टर रिपेयर का काम देखता था।
हेलीकॉप्टर रिपेयर की पूरी वर्कशॉप वही संभालता था। वो काम करने में बहुत माहिर था। पूरी कंपनी वाले उसके काम की तारीफ करते थे। हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी हो वो उसे ठीक कर देता था। हेलीकॉप्टर्स के सभी पायलट भी मुंशीराम की तारीफ करते थे। वाह मुंशीराम भाई, तुम्हारे जैसे हेलीकॉप्टर रिपेयर करने वाला हमने कोई नहीं देखा। ये हेलीकॉप्टर तो उड़ भी नहीं सकता था, लेकिन आपने इसे उड़ने काबिल बना दिया। थैंक यू सर, ये तो मेरा काम है। लेकिन मुंशीराम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत आलसी था। वो आज का काम कल पर टाल देता था। एक दिन एक हेलीकॉप्टर रिपेयर होने के लिए उसके हैंगर में आता है। देखो मुंशीराम, इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव कार्यों के लिए यही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, कर दूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं। लेकिन आदत अनुसार मुंशीराम उस रिपेयर को कल के लिए टाल देता है और अपने घर चला जाता है। घर आते ही मुंशीराम का बेटा उससे कहता है, पापा पापा, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा। पापा पापा, हम पहाड़ी वाली झील पर जा रहे हैं। सुना है वो बहुत ही सुंदर इलाका है। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ध्यान रखना। अगले दिन सुबह मुंशीराम का बेटा अपने स्कूल के साथ पिकनिक पर चला जाता है और मुंशीराम आदत अनुसार देर से काम पर पहुंचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि काफी अफरा तफरी मची हुई थी। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हैं। अरे मुंशीराम जी, आपको नहीं पता, पहाड़ी वाली झील के पास कुछ बच्चे झील में फंस गए हैं। वहाँ बहुत तेज तूफान आया है। ऑपरेशंस इंचार्ज आए थे हेलीकॉप्टर के लिए पूछने, लेकिन आपने तो इसे ठीक ही नहीं किया। अब बचाव कैसे होगा। ये बात सुनते ही मुंशीराम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही 1 घंटे में हेलीकॉप्टर ठीक कर देता है। पायलट हेलीकॉप्टर ले जाकर बचाव करते हैं और सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। ऑपरेशंस इंचार्ज मुंशीराम से कहते हैं, देखा मुंशीराम, आज तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। मुंशीराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कभी काम में आलस न करने की कसम खाता है। Please subscribe.